हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। तहरीक इंसाफ हुकूमत में मुल्की मईशत का तनज़्ज़ुली का सफ़र जो है वो बिला रुकावट जारी है। महंगाई गुज़श्ता 20 माह की बुलंद तरीन सतह को पहुंच चुकी है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। तिजारती खसारा जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त तकरीबन $5 बिलियन। आज स्टॉक मार्केट भी शदीद मंदी में जाने के बाद 2135 पॉइंट्स यानी 4% तक गिर गई और सरमायाकारों को 3 खरब से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि साल 2021 के कैलेंडर ईयर का सबसे बड़ा नुकसान है, जबकि ये गिरावट सेशन की तीसरी बड़ी रिकॉर्ड गिरावट थी। दूसरी जानिब रुपए की बेकदरी भी पूरी आबोताब से जारी है। आज भी डॉलर 90 पैसे ऊपर जाकर 176 रुपए तक जा पहुंचा। रवा माली साल के आगाज से अब तक रुपए की कदर 12% गिर चुकी है, जिसके बायस कर्जों के बोझ में सिर्फ रवा माली साल की बात करें 2300 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब IMF से डील में सख्त शराइत और उनकी तरफ से मिलने वाले कर्जे की जो $1 अरब की किस्त है वो भी मिनी बजट में सेल्स टैक्स 17% तक ले जाने और स्टेट बैंक एक्ट में तरामीम जैसी सख्त शराइत से मंसूब है। साथ ही आज ये खबर भी आई है कि FBR ने IMF की शर्त पर 150 अरब रुपए के टैक्सों पर मुश्तमिल मिनी बजट तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया है। और हमारे जराये के मुताबिक मिनी बजट में IMF शराइत के तहत 350 अरब की टैक्स छूट खत्म करने का जो तरमीमी फाइनेंस बिल में जो शेड्यूल 6 है वो मुकम्मल तौर पर या तो ख़त्म किया जा रहा है या उसमें तरमीम की जा रही है। यहाँ ये बात आपको याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान को 12 जनवरी 2022 से पहले IMF की शराइत पर अमल करना है, जब उनकी बोर्ड मीटिंग होनी है। यानी अवाम तैयार रहें महंगाई और ज़ोरदार झटके के लिए। IMF से डील से मुतालिक गवर्नर पंजाब जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा ली। लोन है, हर चीज लखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है। इसके बावजूद गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवंबर के दौरान वसूलियों में पिछले साल 35% इजाफे पर FBR को उन्होंने मुबारकबाद दी और आज वज़रा जो हैं 11 लाख पाकिस्तानियों जिनमें ज़्यादातर लेबर शामिल हैं उनको बैरून मुल्क नौकरी मिलने के शादियाने भी बजा रहे हैं। ये वही तहरीक इंसाफ है जो इक़्तिदार में आने से पहले ये कहती थी कि दुनिया से लोग नौकरियां करने पाकिस्तान आया करेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले जो 11.5 का फिगर है इन्फ्लेशन का, जो कि ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कह रही है कि मुल्क में महंगाई की शरह 11.5% है। हफीज़ पाशा साहब, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल नेम्स जब इकोनॉमी की बात होती है पाकिस्तान में, वो इस फिगर को डिबेट कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि महंगाई की असल शरह जो है वो 13 और 14% तक है। वो क्यों ये समझते हैं, ज़रा सुन लें। एक अंदाजा ये होता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.5 पे बताया गया है, शायद ये कुछ कम है। हमारा अंदाजा ये है कि इस वक्त अफरातज़र 13 और 14% के रेंज में आ चुका है। 13 और 14% की रेंज में आ चुका है। मिफ्ता इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम भी, हमारे जैसे मईशत के तालिब इल्म भी अब ये समझने लगे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मिसमैनेजमेंट हुई है काफ़ी सारी जगहों के पॉलिसीज से लेके और इम्प्लीमेंटेशन तक। लेकिन अगर रुपए पिछले 3 सालों में मिफ्ता साहब 45% डिवैल्यू हो चुका होता, ट्रेड डेफिसिट आपका $5 अरब से तजावुज कर चुका होता, तो आप बतौर फाइनेंस मिनिस्टर IMF से कैसे डील करते? हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस मेस? अब तनकीद आप भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहा है, लेकिन वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में क्या है? कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए? देखिए, पहले तो आप ये सोचो ना कि इस सिचुएशन में आपको डाला किस चीज ने है। क्या IMF तो निगोशिएट इनका हो चुका है, IMF तो इन्होंने डील कर ली जिसके तहत 350 अरब रुपए के अभी टैक्सेस बढ़ाएंगे, ये जो सेल टैक्स की मद कम करेंगे और अशिया खुर्दनोश मजीद महंगी होंगी। IMF से इन्होंने डील कर ली जिसके तहत यहाँ से कम अज कम 16 रुपए लेवी की मद में और शायद 20 रुपए सेल टैक्स की मद में यहाँ से बढ़ाए जाएंगे, यानी कि 36 रुपए यहाँ से पेट्रोल महंगा होगा, अस्यूमिंग कि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा ना हो, वरना और भी महंगा हो जाएगा। तो और उसके बाद ये जो
50% डिवैल्यूएशन करने के बाद, 60% डिवैल्यूएशन करने के बाद, हॉट मनी इन्वेस्टर्स को अमीर करने के बाद आपने क्या किया है? आपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। पहले 3 साल में आपने पहले साल एक्सपोर्ट कम करी, दूसरे साल आपने मजीद कम करी, तीसरे साल आपने मुस्लिम लीग जहां छोड़ दी। लेकिन मिस्टर साहब, कल रजाक दाऊद साहब ने ट्वीट किया है, जिसका मतलब जितना पोस्टमार्टम हो सकता था लोगों ने किया है, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे, वो तो ये कह रहे हैं कि $3 अरब की एक्सपोर्ट्स हुई हैं और हमें खुश होना चाहिए। ईयर ऑन ईयर नवंबर में देखें तो लास्ट नवंबर में कम थी, अब $3 अरब की हो गई हैं, तो क्यों ना हमें खुश हुआ जाए, क्यों हम डंके मार जाए? मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि पहले साल पीटीआई ने, हम जब 24.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे, तो पहले साल पीटीआई ने $500 मिलियन कम करी थी उधर से एक्सपोर्ट। दूसरे साल वो 22 मिलियन तक पहुंचे। हम कुछ नहीं कहते क्योंकि कोविड था। तीसरे साल जब इतनी 50-60% डिवैल्यूएशन करने के बाद सिर्फ 3% ऊपर गए हमारे नंबर से, और इसमें इतनी शहनाइयां बज रही हैं, इतना छाती ठोक रही हैं लोग कि हमने क्या सब कर दिया। ये सिर्फ नैरेटिव की गेम है। इस साल इन्होंने बढ़ाई है, ये बात दुरुस्त है रज़ाक दाऊद साहब की, कि $2.9 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने, लेकिन इसमें से देख लीजिए कि कितनी वैल्यू है और कितना वॉल्यूम है। और जहां पे आप कह रहे थे वो कि हम, उन्होंने नंबर नहीं दिया, लेकिन आपने 95% इंपोर्ट बढ़ा ली। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा इंपोर्ट करी, इससे पहले कभी 6-6.5 बिलियन डॉलर, बिल्कुल आपने $8.1 बिलियन की इंपोर्ट कर ली। तो इंपोर्ट आपका 90-95% बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर और इंपोर्ट के अंदर अगर आप वही क्वांटिटीज ले रहे हैं, इसका प्राइस का फैक्टर, तो फिर यहाँ पे भी होना चाहिए था। एक्सपोर्ट आपका सिर्फ 30% भी नहीं बढ़ रहा है। अब आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया 5 बिलियन, जिसकी वजह से आप मार्केट के अंदर आज खून रेजी हुई है, जो ब्लड बाथ हुआ है मार्केट में। उसके ऊपर आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया है 11%, आपका 11.5% आप सीपीआई दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखें एसपीआई जो कि अशिया खुर्दोनोश होती है उसमें 18% है, और होलसेल प्राइस देखें तो उसमें 27% है, विच विल इवेंचुअली 27% है, बिल्कुल हाँ, इसमें इवेंचुअली कैस्केड इनटू अदर प्राइसेस। सो ये कहाँ जा रही है मईशत? रोज का रुपया 4 आने 8 आने गिरता है। अब ये मतलब ये, और हुकूमत जो है वो हफ्ते हफ्ते चेंज कर देती है। अब आप देखिए कि 10.3% पे इनको 110 या 111 अरब रुपए मिल रहे थे, इन्होंने नहीं लिए, जबकि इनको पता थी कि दूसरे दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और एक हफ्ते बाद तो कम से कम 60-65 करोड़ रुपए का आपने बैंकों को गिफ्ट दे दिया और पाकिस्तानी लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया। अब अगर इस किस्म की हरकतें ये कर रहे हों हमारे अफसरान स्टेट बैंक के और दीगर लोगों के, और इस किस्म की काम हो रहे हों, हफ्ते हफ्ते हुकूमत की पॉलिसी चेंज हो रही हो, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? दे आर लॉस्ट कंप्लीटली। उनको अच्छा मिफ्ता साहब, ये जो आप कह रहे हैं, ये तो एक बिल्कुल एक स्कैंडल है। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी रेट जाने से पहले, ऊपर जाने से पहले आपको 10 पॉइंट समथिंग पे लोन मिल रहा था, आपने नहीं लिया, पॉलिसी रेट ऊपर गया, उसके बाद आपने ले लिया। एग्जैक्टली 111 अरब रुपए आपको मिल रहा था 10.3 पे, ये आपको मिल रहा था 18 तारीख को, जबकि 19 तारीख को पॉलिसी मीटिंग थी जो इन्होंने पहले करी थी। इनको पता थी कि 19 तारीख को इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। 19 को इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और उसकी नेक्स्ट ऑक्शन पे जाके आपने 111 अरब रुपए का वो लोन उठा लिया 6 महीने का। तो भाई इससे जब 18 तारीख को मिल रहा था आपको और आपको पता थी कि 19 को इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो फिर आपने क्यों नहीं ले लिया उस वक्त? मतलब ये 60 करोड़ रुपए कौन देगा एक्स्ट्रा जो आपने बैंकों को तोहफा दे दिया अवाम के खर्चे पे? ये हुकूमत को मैं आपको बता रहा हूँ। ये अच्छा मिफ्ता साहब, ये किन किन बैंकों अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वाकई ये तो 65-70 करोड़ का अगर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है तो ये बड़ी खबर है। आदिल भाई, ये बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी हो चुका है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से एक दिन पहले जो था वो इंटरेस्ट रेट घटाने से एक दिन पहले बॉन्ड इशू कर दिए। जब आपको पता थी कि कल आप इंटरेस्ट रेट गिराएंगे तो आज बॉन्ड इशू कर दिए, तो उस पर वो कहते हैं नहीं भाई हम इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट क्या? स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन है। ये गवर्नर साहब तो किसी से बात ही नहीं करते। इन्होंने तो जाके सिर्फ IMF से बात कराई और ऐसी किस्म की चीजें करवा ली हैं कि उनको तो अब कोई निकाल भी नहीं सकता और ना उनसे कोई पूछगछ हो सकती है। मुझे ये बताइए कि क्या सेंस है कि जब आपको पता है कि कल आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और आज आपको 10.5 में पैसे मिल रहे थे तो आपने क्यों नहीं लिए? क्या मतलब, क्या वजह थी? 111 अरब डॉलर। ये बड़ा वैलिड और सीरियस क्वेश्चन मिफ्ता साहब आप रेज कर रहे हैं। मुझे एक ब्रीफ सी ब्रेक लेने दीजिए नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल से गुजारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर ख़जाना नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद। और ब्रेक से पहले उन्होंने जो कहा वो वाकई कंसर्निंग है अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया, और ये आपसे प्रॉमिस है कि
नेक्स्ट मंडे तक हम इस पे मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपसे ये खबर असल इसकी जड़ तक भी पहुंचेंगे। मिफ्ता साहब ये बताइएगा कि IMF से स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो चुका है, 12 जनवरी को उनके बोर्ड ने आना है, उससे पहले हमने बड़े सख्त फैसले करने हैं, SBP की जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट वगैरह, और ये पूरा सारा तो हो रहा है। सऊदी अरब से हमने $3 अरब का जनाब वो भी पार्क कर रहे हैं स्टेट बैंक में, और साथ में कुछ डिफर्ड पेमेंट्स पर तेल भी हमें दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जो स्टॉक मार्केट में हुआ, या रुपए अभी तक संभल नहीं पा रहा, उसकी वजह आपको क्या लग रही है? वो जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है वो अभी तक क्यों कायम है? आप देखें ना, मईशत इनके कंट्रोल से निकल गई है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। इस महीने का अगर आपका $5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होगा, और अगर आपको बहुत अच्छी रेमिटेंस आ गई और तकरीबन 3 भी आ गई, लेकिन मेरे ख्याल से 2.5 से 3 के दरमियान ही आएगी, तो भी आपका $2.5 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट लगा। तो सऊदी अरब से आपने 3 बिलियन अगर ले लिए, तो ये तो 1 महीने का काम हुआ, 1 महीना ही हुआ ना आप पे। यू गॉट 1 मोर मंथ, क्योंकि 2.5 बिलियन तो आपने यहाँ उड़ा दिए इस नवंबर के महीने में। तो वो 3 बिलियन की अब कोई हैसियत नहीं है जब तक कि फंडामेंटली इसको अगर कंट्रोल नहीं करा जाए। तो आप क्या कर सकते हैं? इमरान खान साहब ऑलरेडी जो है उन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में ना सिर्फ लोन ले लिया है, एक्सटर्नल लोन भी ले लिया, इंटरनल लोन भी ले लिया है। अब कोई वक्त आएगा कि इनको लोग नहीं इतना लोन देंगे, और इनफैक्ट आप देखें कि सऊदी अरब ने कितना 4% सूद लिया है, सख्त शराइत पे दिया है, बिल्कुल शराइतें हैं। IMF ने कितने पैर रगड़वाए हैं। तो खान साहब जो है वो थोड़ा सा कभी कभी कुछ ज्यादा बातें भी कर जाते हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर करा, तो इतने ज्यादा खान साहब को पब्लिकली शहनाइयां बजाने की जरूरत नहीं थी। अमेरिकी सदर को या अमेरिकी हुकूमत को इग्नोरेंट या जाहिल बोलने की जरूरत नहीं थी, उनको ये शैकल्स ऑफ स्लेवरी बोलने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा हल्का हाथ रखते। आपको पता है कि जब आपको फंड में भी जाना है, फंड से पैसे भी लेने हैं, तो हर जगह आप जो है अगर सिर्फ अपनी जो यंग PTI सपोर्टर्स हैं उनको ही, अगर आप वही आपका ऑडियंस है और आपने उन्हीं से बात करनी है, तो बस फिर ये होगा। आपको कोई समझ नहीं है कि मईशत किधर जा रही है। हर हफ्ते आप माइंड चेंज कर देते हैं कि क्या पॉलिसी है, हर हफ्ते आपकी नई पॉलिसी आ जाती है, तो कहां पे आप मईशत कंट्रोल कर सकेंगे? ठीक, अच्छा मिफ्ता साहब मुझे ये बताइएगा कि जब इकोनॉमी कमज़ोर होती है, मेस्ड अप हो जाती है, मिसमैनेज हो जाती है, उसका जाहिर बात है बिला वास्ता असर जो है वो मुल्क की सलामती पर भी पड़ता है। क्या वक्त आ चुका है कि मुल्क की खातिर PMLNB और पीपल्स पार्टी भी मिसाके मईशत की तरफ बढ़े? यू आर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स, एहसन इकबाल साहब हैं, शाहिद खाकान हैं, खुरम दस्तगीर हैं जो आपकी टीम है, हिना रबानी खर हैं। तो अगर मैनेज नहीं हो पा रहा, कम से कम एक सोल्यूशन, कुछ वाइट पेपर, कुछ इस तरफ बात जा सकती है, या जाती दिख रहे हैं आप? देखिए, हमारे पार्टी के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तो पहली तकरीर में कहा था जब खान साहब की हुकूमत आई थी कि हम तो तैयार हैं मिसाके मईशत के लिए, लेकिन इन्होंने ऑब्वियसली ये समझते हैं कि ये अक्ल कुल हैं, तो इन्होंने हमसे बात नहीं करी। और इमरान खान साहब तो हमसे हाथ मिलाने के वो नहीं को समझते कि सही है, वो तो हाथ मिलाने की तकलीफ नहीं करते। आज तक आप देखें, बालाकोट का हमला हुआ, इमरान खान साहब हियरिंग में नहीं आए, ब्रीफिंग में नहीं आए। कश्मीर का भी मसला हुआ, इमरान खान साहब ब्रीफिंग में नहीं आए। उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान का मसला था, खान साहब ब्रीफिंग में नहीं आए। ये तो ब्रीफिंग में आना पसंद नहीं करते, अपोजिशन के साथ बैठना नहीं पसंद करते। इस आदमी से जिसका इतनी छोटे मतलब वो जो मतलब पैटीनेस का जो मुजाहरा करता हो, आप इससे कैसे कर सकते हैं मिसाके से जमहूरियत? लेकिन हमारा तो एक मौक़िफ़ रेडी है। हमने इनसे कहा था आपने प्राइवेटाइज करना है, आप करें। हमने तो कोई अपोजिशन नहीं करी। इन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया, एक पैसे का काम प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री ने नहीं किया। हम छोड़ के गए थे तो वीट एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम छोड़ के गए थे तो शुगर एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम छोड़ के गए थे तो ये चीजें एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज शुगर भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, यानी कि चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, गंदम भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये क्या कर रहे हैं? पिछले साल इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम 35 साल की सबसे कम गंदम पैदा करी। मतलब जहां पे इन्होंने हाथ डाला है, कोई ना कोई मसला। अच्छा मिफ्ता साहब, टाइम मेरे पास कम है, लेकिन एक बड़े अहम सवाल का आपसे आखिरी सियासी सवाल मैं आपसे करूंगा और मईशत से भी ये जुड़ा हुआ है। इस वक्त जो सबसे द वर्स्ट वी कैन डू टू आवर कंट्री, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाए, क्योंकि इकोनॉमी के लिए वो आपको हमसे ज़्यादा आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है। दिसंबर में दूसरे तीसरे हफ्ते में अदम एतमाद की बात की जा रही है। एक तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा जो माशी सूरत हाल है हमारी, वो सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो
एफोर्ड कर सकती है, और क्या करना चाहिए हुकूमत ओपोजिशन को आके खान साहब को घर बिठा देना चाहिए अदम एतमाद के जरिए? ये दो सवाल हैं जुड़ के मैंने आपसे पूछे। देखिए, खान साहब ने तो कभी अपोजिशन के ऊपर कोई बात ही नहीं करी। अपोजिशन, इन्होंने पूरी अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी बेगुनाह अपोजिशन के लीडरों को पकड़कर, मगर नैब जो है उसको ये 40 अरब रुपए के जो ऑडिट के पैराज आए वो नजर नहीं आए, जो खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया। एक आदमी चोरी करे, फिर चोर जो रिपोर्ट है उसको बोले मैं रिजेक्ट करता हूँ, भाई ये क्या बात है? खान साहब ने तो कभी अपोजिशन से कोई बात नहीं करी। हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का हल इस वक्त एक नए इलेक्शन में है, जिसने एक नई कोई भी जमात हो उसको एक फ्रेश मैंडेट आए कि 5 साल का आपको मैंडेट है, क्योंकि ये बड़ा मसले में फंसा दिया खान साहब, और खान साहब के पास इसका कोई हल नहीं है। और ये जो अनसर्टेनिटी आई है ये खान साहब ही लेकर आए ना, जो DGISI का इतना तमाशा इन्होंने बनाया, और उन्होंने कहा नहीं इस दिन नहीं, इस दिन जाएगा और ये इंटरव्यू करूंगा और सारे जनरलों के इंटरव्यू करूंगा और 2 को मना करूंगा, और फिर उसके बाद ट्वीट करे कि मैं ये करूंगा। अगर ये खान साहब सारे तमाशे नहीं करते तो आज मुल्क के अंदर खान साहब की पोजीशन इतनी वीक नहीं होती और अनसर्टेनिटी नहीं होती। खान साहब ही इंसिस्ट करते हैं ना कि उस्मान बुज़दार जैसा आदमी पंजाब चलाएगा। 12 करोड़ लोगों के सूबे के अंदर अगर इनको उस्मान बुज़दार से बेहतर आदमी नहीं मिलता, अगर खान साहब को ये नहीं पता कि इस वक्त पंजाब के अंदर आप एक SHO नहीं लगा सकते बगैर पैसों के, एक DC की जो पोस्ट है वो बिकती है, और फिर भी खान साहब इंसिस्ट करते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ही रहेंगे, तो फिर अनसर्टेनिटी तो खान साहब लेकर आए, तनज़्ज़ुली तो खान साहब लेकर आए, जहां पे इन्होंने हाथ रखा है तनज़्ज़ुली लेकर आए। ठीक, चलें मिफ्ता इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कुछ सियासी हलचल पैदा हो रही है, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं कि दिसंबर के दूसरे तीसरे महीने में शायद खान साहब के खिलाफ। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि आइडियल टाइम है। पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ओपोजिशन ने मुत्तहिदा तौर पर फैसला यह किया है कि 6 दिसंबर को होने वाले कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास को बायकॉट किया जाएगा। मुत्तहिदा ओपोजिशन के बकौल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जिस तरीके से बिल्स को बिल्डोज किया गया, जो हुकूमती रवैया था, अहम आइनी, कानूनी और कौमी सलामती उमूर पर मुसलसल इनके बकौल आमिराना और फस्ताई तर्ज अमल की बिना पर उन्होंने ये फैसला किया कि इन कैमरा ब्रीफिंग का बायकॉट किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये वही ओपोजिशन है जो पार्लियामान में मुत्तहिद दिखती है, लेकिन पार्लियामान के बाहर जहां मुत्तहिद होने की जरूरत है वहां अभी भी मुनकसिम दिखती है। हकीकत तो तारीख आपने है, वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ आप खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। जो अदालत पे दबाव डालते थे, शहीद बीबी और सदर जरदारी को 20-20 साल का सजा सुनाओ, आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। वो सर्टिफाइड हैं। अब जिनको वो सर्टिफाइड बुला रहे थे आप समझ चुके होंगे। दूसरी जानिब इतवार को लाहौर में होने वाले NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने एक दूसरे के खड़े हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कल नून लीग के सीनियर रहनुमा, जो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के काफ़ी करीबी समझे जाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कल कहा कि दिसंबर के दूसरे और तीसरे महीने में इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए तो वो काफ़ी आइडियल टाइम है। अब नून लीग जो है, अब ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि जनाब आप पार्लियामान के बाहर छोड़ें के मामलात छोड़ें, इस्तीफ़ों को छोड़ें, पार्लियामान से आएँ और अदम एतमाद लाएँ। ये पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ रहा है और इसी वजह से PDM छोड़ गई थी पीपल्स पार्टी। लेकिन अब नून लीग खुद कह रही है, तो पीपल्स पार्टी इस पर उनकी क्या टेक है, क्योंकि उनका तो ये उसूली मौक़िफ़ रहा है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, मुत्तहिदा ओपोजिशन ने फैसला ये किया है कि 6 दिसंबर की कौमी सलामती की मीटिंग है उसका बायकॉट किया जाए। अब अहम कौमी मामलात पर आप या तो आपका गिला ये रहता है कि ओपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, जब ऑन बोर्ड लेने के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग होती है उसका आप बायकॉट कर देते हैं। समझ नहीं आ रही। देखिए शाहजेब, यकीनन बिल्कुल जो कि कौमी सलामती की जो हवाले से अगर कोई मामलात हों तो उसमें तो अपोजिशन ने हमेशा कोऑपरेट किया है, और बल्कि एक कदम आगे बढ़कर हम लोगों ने जो है उस मसले को सुलझाने की, उस मसले से जो है वो उस पर अपनी इनपुट देने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ मामलात कुछ इस तरह उलझ रहे हैं कि गवर्नमेंट के कुछ
जो है ना वो मामलात इस हद तक उन्होंने बिगाड़ के रख दिए हैं कि अभी अब जब उन्होंने बिल लेकर आते हैं पार्लियामेंट में उसको बुलडोज किया जाता है। एक अपोजिशन का हक होता है कि वो इनपुट दे, बहस में हिस्सा ले, उनको फ्लोर दिया जाए। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब, इनका जो लीडर ऑफ द हाउस है, उनका बुनियादी जो है वो फ़र्ज़ ये होता है कि वो हाउस में एक अच्छा माहौल रखें, लोगों को साथ लेके चलें, बल्कि इनकरेज करें लोगों को कि वो इनपुट दें और फिर उसकी रोशनी में कोई फैसले हों। क्योंकि जब हम कौमी फैसलों की बात करते हैं तो फिर उसमें पूरी कौम की इनपुट शामिल होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि अपोजिशन को आप यकसर बुलडोज कर दें और उसकी कोई बात ना सुने। तो उस सूरत हाल में समझता हूँ कि अपोजिशन लीडरशिप ने ये अगर फैसला किया है, उसकी तफसीलात तो मुझ तक नहीं आई, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ कि उसमें बैकग्राउंड में यही बात होगी कि अपोजिशन के साथ हुकूमती नामुनासिब रवैया। और जितने अभी आप देखें कि जो भी बिल इन्होंने पास किए हैं जॉइंट सेशन में, वो किस तरह बुलडोज हुए हैं। हमारे किसी शख्स को उन्होंने बात करने का मौका नहीं दिया। हमारे एहतजाज के बावजूद जो है वो किसी ने हमारी तरफ कान में हमारी बात पे नहीं धरा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इस लिहाज से थक बेजानब है कि वो हुकूमत से किस रवैये के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कोई बात करे। और दूसरा बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब का जो ज़ाती भी रवैया है, जो एटीट्यूड है, और जिस तरह वो पार्लियामान को यकसर नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि उन्होंने पार्लियामान को बिलिटल कर दिया है, तो उस वजह से भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को बहुत सारे खर्चे। अच्छा राशिद, पार्लियामान के अंदर तो अपोजिशन मुतहद दिख रही है और आपने आज भी प्रूफ कर दिया जिस तरह आपने इकट्ठा मुतहद होकर बाइकआउट किया। लेकिन पेशावर के जलसे में जिस तरह बिलावल भुट्टो ने तकरीर की और नवाज शरीफ की जानिब इशारा करके कहा वो सर्टिफाइड हैं, और जिन लोगों ने बेनज़ीर साहिबा को चोर कहा अब वो खुद सर्टिफाइड है, ऐसा लग रहा है कि पार्लियामान में आप शहबाज शरीफ के साथ तो चलने को तैयार हैं, लेकिन मसला आपको नवाज शरीफ और मरियम नवाज से, पीपल्स पार्टी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक कौमी नुक्ता नज़र रहा है, और उसमें यह है कि जो कौमी इश्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज़ हैं, उस पर हम इवन किसी भी हुकूमत के साथ भी जो है वो कोऑपरेट करते रहे हैं। अगर कोई कानून साजी हो रही है जिसमें पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा है या जहाँ से हमारा कौमी मफाद वाबस्ता है, तो हम उस पर यकीनन जो है वो तमाम बातों से बालातर होकर कौमी मफाद में ही सोचते हैं और फैसले करते हैं। जहाँ तक आपने चेयरमैन साहब की तकरीर की बात की है, तो चेयरमैन साहब ने एक तारीखी हकीकत है जिसको सामने लेकर आए हैं, और यकीनी तौर पर हर इंसान को पता है जो इस दुनिया में बसता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ किस तरीके से क्या क्या हुआ, किस तरीके से उनको बड़ा एक जो है वो हर किस्म से उन पर जो मर्डस्लिंगिंग की गई, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनका मीडिया ट्रायल हुआ। लेकिन उसके बावजूद बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी सियासत और जमहूरियत के सफ़र को जारी सारी रखा। और यही जो है ये अब जो तारीख़ के अल्फाज हैं, वो आपने वो किसी ने इंग्लिश में कहा था कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो वो तो अब सबके सामने है मामलात। लेकिन जहाँ तक पार्लियामान के अंदर तल्लक है, तो जो भी जमातें पार्लियामान में अपोजिशन बेंचेस पर बैठती हैं, उनका किसी न किसी मामले पर इत्फाक राय हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उनके अगर कोई ऐसी कदम उठाती है जो कि अपोजिशन ये समझती है कि ये कानून साजी जो है ये मुल्क और कौम के फ़ायदे में नहीं है, तो उस पर सबकी एक राय होती है, तो फिर वो मुशतरका लायामल बनाते हैं। अच्छा राशिद, देखिए बेनज़ीर शहीद के साथ जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानी सियासत की एक तल्ख हकीकत है। पार्टी ने आपके नून के साथ किया, नून ने आपके साथ किया, लेकिन बिलावल साहब का नवाज शरीफ को सर्टिफाइड कहना, वो भी एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ को दी जाने वाली सजाओं पर शदीद एतराज़ात सामने आ रहे हैं, तो क्या आप ये भी समझते हैं, पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि नवाज शरीफ को जो सजाएं दी गई हैं वो दुरुस्त थी? चेयरमैन साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने जो उनकी तकरीर सुनी है। चल अच्छा, लाहौर में जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं उसी हल्के में पीपल्स पार्टी ने 5,500 वोट लिए थे 2018 में, नून लीग ने तकरीबन 90,000 लिए थे। लेकिन अब 1-on-1 मुकाबला होगा और ये दिख रहा है कि पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रही है। आप लाहौर में इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि 85,000 का जो फ़र्क है वो क्या 3 साल में अवाम आपकी तरफ इतनी तेज़ी से आए कि वो फ़र्क मिट जाएगा अचानक ही? शाजिब साहब इस पे दो मैं समझता हूँ कि दो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इंशाअल्लाह ताला
इस इलेक्शन को समझ रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में सियासत के हवाले से, मुल्क में हवाले से ये बड़ा अहम है। तो ये है कि देखिए 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर हमारे पास 5,600 वोट थे और उनके पास 90,000 वोट थे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा भी वो 90,000 ही वोट लेंगे और हम 5,600 ही लेंगे। पिछला इलेक्शन जो था वो मैं समझता हूँ कि लेट मी एडमिट इट कि पीपल्स पार्टी कोई बड़े कोई स्लीपिंग मोड में थी और आराम कर रही थी और उन्होंने इस तरीके से उन्होंने इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ा जिस तरह लड़ा जाता है। हमारे कारकुन जो थे वो भी मैं समझता हूँ घरों में बैठे रहे, कुछ नाराज थे, कुछ दोस्तों को कुछ गिले शिकवे थे। तो अब खुदा के फजलो करम से हमने उनको रीच आउट किया है और हमारा कारकुन इस वक्त फुल्ली तौर पर चार्ज है। और सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं, जो आम वोटर भी है उसको भी कुछ अंदाजा हो गया है कि जो उसने कंपेरेटिव स्टडी की है जमातों की या उनकी परफॉर्मेंस की, तो उसके सामने बात आती है कि 2008 में जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का क्या आलम था और आज क्या आलम है, और मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या आलम था। तो जब लोग ये तकाबली जायजा लेते हैं तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आम आदमी की जमात है, गरीब आदमी की जमात है, दरमियाने तबके की जमात है। तो वो तबका जो है मैं समझता हूँ खुदा के फजल करम। अच्छा राज साहब ये बताइएगा, इल्जाम ये भी है कि पार्टी जो है वो 2,000 रुपए में फी वोट खरीद रही है ज़िमनी इंतखाबात में, नून लीग भी यही कह रही है। देखे मैं शायद इस सवाल पे आपको ये कहूंगा कि मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ जी, और मेरे नजदीक ये बड़ा गुनाह कबीरा है कि अगर कोई आप मुझे बताएं कि 2000 से कौन वोट बेचता है और अगर किसी ने बेटी है तो वो खरीदने वाले कौन है और कितनी वोटें को खरीद लेगा। ये तो मैं समझता हूँ कि वो सियासी स्टंट और जो तरीकाकार होता है, इधर से कोई मुझे किसी ने वीडियो भेजी है कि मुस्लिम लीग खरीद रही है, उधर से कोई बंदे इकट्ठे हुए हैं तो कहते हैं बंदे औरतें इसलिए इकट्ठे हुए हैं। मैंने जब पता किया तो कहते हैं कि जो हमारे पोलिंग एजेंट आते थे, हम जब हम बैठते हैं हमारे लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आज मैं पंजाब ऑफिस में बैठा हूँ, सारा लॉन भरा हुआ है, सारे कमरे भरे हुए हैं। तो इसका कम अज कम मेरा ख्याल है शाहजेब के ये वोट खरीदारी का इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नहीं लगाया जा सकता। और बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। ठीक है, वो इल्जाम था, मैंने आपके सामने रख दिया और लोगों ने आपका जवाब भी सुन लिया। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब से ये पूछेंगे कि नून लीग तो चाह रही है कि दिसंबर के दूसरे महीने में खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए, जो कि पीपल्स पार्टी की लाइन रही है। पीपल्स पार्टी क्या कहती है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, कल ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि दिसंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में अदम एतमाद अगर लाई जाती है कौमी असम्बली में तो वो आइडियल होगी, क्योंकि अवाम तंग हो चुकी है और यही तरीका है कि ऐसी हुकूमत लाई जाए जो आइंदा इलेक्शन का रास्ता मार कर दे। इस मामले पर पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी? देखिए बिल्कुल शायद देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जमहूरियत के कोई इस अंदाज से देखते हैं कि जो जमहूरी टूल्स हमारे पास हैं, जो डेमोक्रेटिक टूल्स हमारे पास हैं, जो तरीक़ाकार हैं, उसको अपनाना चाहिए। और हमने पहले दिन ये कहा था कि देखें हमें न सिर्फ नेशनल असम्बली में बल्कि पंजाब में भी अदम एतमाद की तहरीक लानी होगी। और उस वक्त हमारे दोस्त नहीं मान रहे। अब खुदा का शुक्र है अगर ये ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है तो उनकी बात ये समझ में आ गई है कि ये एक जमहूरी तरीका है और जो जमहूरी हमारा हक है कि हम अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में लेकर आएँ। और मुझे यकीन है कि अगर तमाम अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो सकती है। हमारे सीमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो इसके बहुत बड़े दाई रहे हैं और उन्होंने हमेशा इस बात का इसको रिपीट किया है कि हमें अदम एतमाद। अच्छा राजा साहब तो दिसंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते का कह रहे हैं। अगर नून लीग तैयार है वाकई इसी पे, तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार है? जी बिल्कुल मैं हम देखें हमारा तो वक़्फ़ ही यही था ना। हम तो उस वक्त तो हमें ये कहा जा रहा था पीडीएम में कि आप मुस्तफ़ी होकर इस्तीफे देकर असेंबलियों से बाहर आ जाएं। हमने कहा था कि हम कोई फोरम भी जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहते, कोई मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते, खाए वो पार्लिमान हो या पार्लिमान के बाहर। पार्लिमान के अंदर जो स्ट्रगल है उसका एक बड़ा मैं समझता हूँ हथियार ये भी है कि अगर आप अपनी अदम एतमाद की तरीके। तो राज साहब ये है कि आप क्या समझते हैं कि पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद, डिप्टी स्पीकर, या सीधे सीधे इमरान खान के खिलाफ लाई जाए?
ये मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को जॉइंटली इस पे फैसला करना चाहिए, मिल बैठ के फैसला करना चाहिए, जिस तरह फिर वो बेहतर समझे। लेकिन राज साहब फिर ठीक है, अगर ये ऐसे ही है तो अपोजिशन की अक्सरियत है सेनेट में, लेकिन लग रहा है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए, क्या वजह है उसकी? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आपको पता होगा कि सेनेट का तो चेयरमैन का इलेक्शन भी हम जीत चुके थे, और अब जिस तरीके से हमें हरवाया गया कि ये कह के कि ये नाम के ऊपर मुक्की लगी है और ये खाना इधर था, और जो भी तरीकाकार उस वक्त किया गया बदकिस्मती से, और बड़ा वो एक तकलीफ दे बात है कि वो तो जानबूझकर पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये साबित किया कि हम अदम एतमाद की तहरीक में अगर जाते हैं तो हम अपनी अक्सरियत कौमी असम्बली में शो कर सकते हैं। जब यूसुफ गिलानी साहब इलेक्ट हुए तो उस वक्त भी हमारे दोस्त ये कह रहे थे अपोजिशन के कि हम अगर जाएंगे तो हमारे हारने के चांस है। हमने तो अल्लाह का नाम लेके, हम तो सियासी लोग कूद पड़े और हमने उनको ना सिर्फ इलेक्ट करवाया बल्कि उनको चेयरमैन के इलेक्शन में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब अगर किसी जो भी तरीका हुआ वो आपके सामने है, उस पर तो मैं नहीं बहस कर सकता इस वक्त, लेकिन हकीकत है कि चेयरमैन का इलेक्शन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी थी, यानी कि मुत्तहिदा अपोजिशन जीत। राज साहब माजर इतना सवाल फिर दोहराऊंगा, अगर मुत्तहिदा अपोजिशन चाहे तो पीपल्स पार्टी क्या तैयार है सेनेट में सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लाने की? शाहजेब देखें, इस वक्त मुल्क की क्या हालत है, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। आप देखें कि क्या हालात हैं, एक बड़ी सरासिमगी है पूरे मुल्क में, गैर यकीनी की कैफियत है, कोई काम नहीं हो रहा, हर तरफ एक यूं पता लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। आप देखें कि महंगाई जो है वो कहाँ पहुँच चुकी है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच चुकी है, डॉलर कहाँ पहुंच चुका है, रुपये की कितनी बेकदरी हो गई है, बिजनेस खत्म हो गया है, ताजर परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर इवन कारखानेदार जो है वो हाथ पर हाथ रख कर बैठा है। एक अजीब कैफियत है। मेरे ख्याल में तो इस वक्त हुकूमत नाम की कुछ चीज नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर हर महाज पर फेल हो गए हैं। और मुझे खतरा ये है कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं, इनको मौका दिया जाता है तो मुल्क को कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान ना पहुंचाए। ठीक, अच्छा, पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है, भुट्टो साहब की बात हो, बीबी साहिबा की बात हो, उन्होंने जान दे दी लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए कोई कंधा इस्तेमाल नहीं किया, ये पाकिस्तान की तारीख है। लेकिन आजकल जो बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी है उस पर बार बार ये एतराज़ उठ रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हो गए हैं, आपको बाकायदा फैसिलिटेट किया जा रहा है, जलसों में भी, पंजाब में भी यही सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? देखें अब इन बातों का शाहजेब क्या जवाब दिया जा सकता है? अगर तो हमारे पास बंदे ना आए जलसे में तो लोग कहते हैं कि जी ये फेल हो गए हैं, इनके पास बंदे नहीं आ रहे। और अगर पीपल्स पार्टी जाग पड़ती है और बंदे हम इकट्ठे कर लेते हैं तो कहते हैं ये आपको किसी ने फैसिलिटेट की है। अब सवाल का जवाब आप सोचकर मुझे देंगे, मुझे क्या देना चाहिए? पहले देखे ना, अभी आपने पहले कहा कि पिछले दफा तो आपने 5000 वोट ली थी, इसलिए मतलब है कि वो 5000 हमारे लिए फिक्स होगी और 90,000 इनके लिए फिक्स होगी है। आपको याद होगा कि जिस वक्त 2002 के इलेक्शन हुए थे तो आप पता करें कि PMLN की कितनी सीटें थी, और उसके बाद आप देखें फिर इनकी हुकूमत भी बनी पंजाब में। हम जिस वक्त 97 में आए तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर के भुट्टो के साहबा के साथ भी कितने लोग आए थे असेंबली में। 15-20 तो ये पॉलिटिकल पेंडुलम है, कभी लेफ्ट पे जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। इस पे आप नहीं कह सकते कि कोई एक इलेक्शन जो है वो किसी की सारी डेस्टिनी जो है उसका तयन कर दे। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो खुदा के फजलो करम से उसमें बड़ा जज्बा है, पूरे मुल्क में वो खड़ी हो चुकी है। और खासतौर पर पंजाब में जो देख रहा हूं और मैं जो आइंदा आने वाले 3-4 माह देख रहा हूं, आपको हर तरफ पीपल्स पार्टी नजर आएगी। नहीं राज से मैं पार्शली आपसे इस पर एग्री करता हूँ। पिशावर जलसे से पहले मैं वहाँ मौजूद था, एक रात पहले जो मनाजिर मैंने देखी, यकीनन आपके वर्कर भी बड़े पुरजोश थे और ऐसा लग रहा था कि रिवाइवल की तरफ आपकी बात जा रही है बगैर किसी हेल्प के। आई एग्री विद यू। और पेशावर में तो जो लोग मुझे बता रहे थे, मैं तो यहाँ आने की वजह से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका, हमारे पंजाब के दूसरे अहदेदारान गए थे वहाँ पे, तो मुझे बताया जा रहा था, बल्कि मुझे खुद वहाँ से पेशावर की पार्टी ने बताया, मेरे अपने बेटे ने, सब ने, कि इतना बड़ा इत्तेमाद था बहुत कम हमने देखा है पेशावर में खास तौर पर। अच्छा राज साहब, कुछ कयासराइयाँ तो हो रही हैं कि आपकी जमात को बतौर मुतबादिल देखा जा रहा है या तैयार किया जा रहा है। एक तो हकीकत है शाहजेब के रिप्लेसमेंट हम हैं, हमारे अलावा कौन रिप्लेसमेंट होगी। और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र है कि ये पार्टी मौजूद है जो एक छोटे सूबे से जमात है जो कि वफाक पाकिस्तान पर यकीन रखती है और वफाक की सियासत करती है। आप जरा इस नुक्ते पर गौर फरमाएं तो आपको मालूम होगा कि ये कितनी अहम जमात है।
इन हालात में, इस बैकड्रॉप में, जबकि मुल्क में एक अफरा तफरी है, हर कोई मतलब अपनी अपनी बोलियां बोल रहा है, ये वाहिद जमात है जो पाकिस्तान की बात करती है, जो वफाक पाकिस्तान पर यकीन रखती है, जो कि अपना सब कुछ लुटा कर भी, नुकसान कर भी पाकिस्तान खप का नारा लगाती है। ये बुनियादी फर्क है हमें, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम के समझ में ये बात। लेकिन राज साहब, ये भी बड़ा चैलेंजिंग है, और हकीकत ये भी है कि पंजाब में पजीराई हासिल करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपवर्ड जर्नी है। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि हमने ये चैलेंज कबूल किया, और पीपल्स पार्टी में इतनी सख्त है, इतनी जान है खुदा के फजलो करम में, हमारे वर्कर्स में, हमारी टीम में, हमारे लोगों में, कि हम ये चैलेंज जो है इसको ना सिर्फ एक्सेप्ट हमने किया है, पर इंशाल्लाह ताला इससे ओहदा बरा होंगे। यानी अगले इलेक्शन में आप ये कह रहे हैं बाल्फाज दीगर के मुकाबला जो है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होगा? जी, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। राजा परवेज अशरफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।